जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो बुक है ना, इसके अंदर थोड़ा सा इशू है। एग्जैक्ट साइक्लाइजेशन एक तो नहीं दिखाई गई एफएससी के लेवल पे, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज़ का, इसमें डिफरेंट एडिशंस जो हैं डिफरेंट पब्लिशर के, उनके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, बहुत सारे टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए तो रहता ही है। यहाँ मैंने थोड़ा सिंपल वे में काम किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो है ये फ्रुक्टोज़ का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जब साइक्लाइजेशन होती है तो बेसिकली हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये जाके बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, और ये आपके पास बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। इस तरह की थोड़ी सी साइक्लाइजेशन आपको ग्लूकोज में एफएससी की बुक में भी नज़र आएगी। मैं इसका डिटेल मैकेनिज्म नहीं दे रहा, सिर्फ इसका स्टेप एक मैंने बताया है। इसके बाद ये जो बॉन्ड बनता है ना एनोमेरिक कार्बन का, जिसको मैं स्टेरिक साइन से शो कर रहा हूँ, तो ये जो एनोमेरिक कार्बन का बॉन्ड है ये अनक्लियर बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ आपके पास टू पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि CH2OH जो है अबव हो सकता है या बिलो हो सकते हैं, और OH की पोजीशन, और इसी की बेस पर हम अल्फ़ा और बीटा आइसोमर जो हैं वो क्लियर करते हैं। अगर हमारे पास OH की पोजीशन डाउनवर्ड है ये अल्फ़ा डी फ्रुक्टोज होता है, और अगर हमारे पास इसकी पोजीशन जो है वो डाउनवर्ड अपवर्ड हो तो ये हमारे पास जो है बीटा डी फ्रुक्टोज होता है। अब इसके बाद हमारी बुक में, मैंने बायो की बुक में भी देखा, केमिस्ट्री की बुक में भी देखा, सेम सिचुएशन उन्होंने की हुई है, और ये 2-3 साल पहले मेरे लिए भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक था कि कौन सा स्ट्रक्चर राइट है। तो सम टाइम हम तो यूँ करते थे कि जो अल्फ़ा वाला था वही लिखवा देते थे, क्योंकि ना तो एफएससी की बायो की बुक में ये चीज़ क्लियर की गई है कौन सा आइसोमर यूज़ किया गया है, बीटा है या अल्फ़ा है, और ना ही जबकि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो बुक्स हैं आपकी पॉलीबरूस की है या बाकियों की अगर आप देखें उसमें बड़ा क्लियरली बॉन्ड है, उनमें तो बॉन्ड ऐसे है ही नहीं ग्लूकोज फ्रुक्टोज का जैसा हमारी बुक्स के अंदर जो है वो दिखाया गया है। अब यहाँ पर हमारी बुक में किया क्या गया है, यूज़ जो किया गया है वो बीटा डी फ्रुक्टोज है। बेसिकली आपका जो सुक्रोज बनता है वो ग्लूकोज का अल्फ़ा आइसोमर होता है और फ्रुक्टोज का बीटा आइसोमर होता है, और जो बीटा आइसोमर है उनके अंदर जो हमारी बुक में डायग्राम यूज़ की गई है वो ये वाली है। अब इसके अंदर कुछ एडिशन जैसे कि आपने पहले शेयर किया तो इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड की गई जो कि बिल्कुल नहीं आनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आना कैसे है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, ये एक जगह पे मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स और डाटा देखने में एक जगह पे मिला था कि ये एफएससी की बुक में ये कन्वर्जन कुछ इस तरह की गई है कि ये जो आपका बीटा डी फ्रुक्टोज है इसको पहले 180 के एंगल पे, यानी कि आपका ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ऑक्सीजन को रेफरेंस बनाते हुए इसको ऐसे रिवर्ट किया गया है 180 के एंगल पे, और ऑक्सीजन अपनी जगह पे फिक्स है। जब ये इस तरह हुआ है तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर जो है ये आया है, जिसमें कार्बन नंबर 1 ये है, पहले ये आप देखें कार्बन नंबर 1 ये है, 2 3 4 5 6 आ गया। जबकि अब आपके जब ये 180 के एंगल पे रिवर्ट हुआ है, ठीक है, हमने इसको रोटेट किया है, ऑक्सीजन वहीं पे अपनी जगह पे फिक्स है, तो अब कार्बन नंबर 1 इधर आ गया, 2 3 4। लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पर OH नीचे है। तो इस 180 की जो रोटेशन है इसको फर्दर जस्टिफाई करने के लिए ऑक्सीजन को रेफरेंस वहीं पे रखा है, कोई रोटेशन नहीं है। हर कार्बन के ऊपर जो मतलब आपकी 5 मेंबर रिंग बनी हुई है उसके अंदर हर कार्बन पर जो पोजीशन है उसको फिर जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो आप देखें आपके पास जो है, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है, और ये 5 और ये 6 है हमारे पास। तो ये एक्चुअल इसकी रीज़न है जी। OH सिर्फ एक डायरेक्शन में बॉन्ड बनाने के लिए। अगर आप सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखें जो कि बीटा डी जो है वो ग्लूकोज का आइसोमर है, उसमें भी देखें एक जगह पे उसने बॉन्ड डाउनवर्ड बनाने के लिए एक जगह पे बीटा डी ग्लूकोज सीधा रखा हुआ है, दूसरी जगह पे बीटा डी ग्लूकोज जो है उसको रिवर्ट किया हुआ है, चेंजेस की हुई हैं ताकि बॉन्ड एक साइड पे बन सके। अदरवाइज़ इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये इसकी एक्चुअल स्टोरी है जी। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं।